नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा मार्केट वीकली स्पेशल में। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी कई सारे इश्यूज़ हैं जिस पे बातचीत होगी और नए साल की शुरुआत थोड़ी कमज़ोर सी दिख रही है बाज़ार की। रोज निराशा होती है शाम को, अच्छा गिर गया। एक ट्रेंड और इसमें पकड़ने वाली बात है कि नए साल की शुरुआत के थोड़े पहले से हमारे जो विदेशी मित्र हैं, फिरंगी जिनको मैं कहता हूँ, वो बहुत बेच रहे हैं, बहुत बिकवाली कर रहे हैं। उनके सामने DIIs हमारे जम के खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी चिंता के बादल मुझे दिख रहे हैं। तो ये जो पूरा एक ट्रेंड पिछले 10-15 दिनों का, एक हफ्ते का, ये जो नए साल की शुरुआत है, उसको समझने की ज़रूरत है कि ये क्या हो क्या रहा मार्केट में। दरअसल मार्केट के लिए क्या आगे के ट्रिगर है, क्यों इतना ज़्यादा मार्केट में निराशा है। US में खबरें पढ़िए तो अब एक नया वर्ड कॉइन हो गया रिसेशन का। उस पर हर रिपोर्ट में 4 बार तो वो वर्ड लिखा जाता है। अगर आप Ctrl F करके मारिए सर्च तो आपको 50 बार वो मिलेगा हर रिपोर्ट में। तो वो क्या है, क्यों रीजंस है उसके। साथ ही इस हफ्ते और इस महीने में बहुत सारे इवेंट्स भारत में भी होने हैं, जिसमें कि कई सारे आपके इन्फ्लेशन के नंबर्स आने हैं, फिर GDP का एक प्राइमरी एस्टिमेट्स होगा, फिर फेड की बैठक होगी। तमाम सारी चीज़ें आपकी लाइंड अप है जनवरी एंड और फरवरी फर्स्ट वीक पे, जहाँ पे हमारा बजट भी है। तो इस हफ्ते हम जो समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें आज हमने 4-5 विषय रखे। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि डिबेट को थोड़ा लिमिट करके रखें, एकदम फ्री फॉल नहीं कि कुछ भी चले। तो आपके दिमाग में जो सबसे ज़्यादा इस वक्त, इस हफ्ते, इस समय चल रहा होगा, उसमें एक ये चल रहा होगा कि ये बाज़ार किधर जाएगा। 2023 की शुरुआत से ही अगर ये ट्रेंड दिख रहा है तो बाज़ार कहाँ जाएगा, इस पर बातचीत करेंगे। दूसरा, जो मंदी रिसेशन की बार बातें हो रही हैं, ये कितना सच है। अगर US में ऐसा हो भी रहा है तो हमको उससे कितनी इम्यूनिटी मिली हुई है, या हम भी उसके लपेटे चपेटे में आएंगे, उस पर बातचीत करेंगे। और अगर मैं बहुत परमा बुल हूँ और मैंने कसम खा रखी कि मैं बुल ही रहूँगा ज़िंदगी भर, तो मान लीजिए 10% और गिर गया हमारा मार्केट, तो क्या खरीदें, कहाँ नज़र बनाए रखें, या खरीदना नहीं तो लिस्ट तो बना ही लें कम से कम, अपनी स्क्रीन पर आगे लगा लें। इसके साथ ही एक बड़ा डिबेटेबल इशू है जिस पे टॉप ऑफ द माइंड आता है कि क्या इस समय कैश पे बैठें या FD कर दें। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं डेट बहुत अच्छा रिटर्न इस साल दे सकता है, अगर 8.5 पे मिल रहा है तो लॉक कर देने में क्या बुराई है, बिना मेहनत के 8.5% मिलेगा। और अंत में एक चीज़ और, बजाज फाइनेंस 2 दिनों की गिरावट में स्टॉक 10% गिर चुका है। नंबर बिजनेस अपडेट उन्होंने दिया, जहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनका जो AUM था वो 10 साल के लोस पे गया। ये रीज़न है या कोई और रीज़न है? इतनी मजबूत स्ट्रॉन्ग कंपनी, डार्लिंग ऑफ द मार्केट, 10% 2 दिन में, तो वो क्यों हुआ, इस पर बातचीत करेंगे। किससे बातचीत करेंगे? हमारे साथ हमारे जो मेहमान, मैं आपको बता दूं, अभय सर हमारे साथ बगल में बैठे हुए हैं। अभय अग्रवाल जी दुबई घूम के आए अभी, पाइपर सेरिका के मालिक हैं। और सुनील सुब्रमण्यम जी हमारे साथ हैं, MD and CEO हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड के, और बाज़ार को ज़बरदस्त सपोर्ट तो DII दे रहे हैं। तो आप लोग इतना क्यों परमा बुल हैं, उस पर बातचीत करेंगे और क्यों, क्या रीजंस हैं। साथ ही मनीष डांगी मेरे साथ हैं, मैक्रो एडवाइज़र, मैक्रो ट्रेंड्स के। और मनीष जी जो है हमें डेट के बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताएंगे, और ये सब तमाम जो बड़े जार्गनाइज्ड वर्ड हैं, ये क्यों ऐसा है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट खाली सारे मेहमानों से ये है कि हम लोग एक टॉपिक लेंगे ना, पहले उस पर बात करेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि एक ही सवाल में सबके जवाब आ गए, तो उसमें फिर मज़ा नहीं आएगा। तो एक टॉपिक पे हमें कंसंट्रेट करना है कि 2023 में बाजार किधर जाएगा, वो मुझे आप समझाइए। तो अबे जी, बाजार किधर जाएगा 2023? मतलब पहले अच्छा, तो बाजार तो बाद में जाएगा। आप आ गए हैं दुबई से। हाँ जी। क्या करने गए थे वहाँ पे? इन्वेस्टर से मिलने गया था, क्योंकि अभी दुबई काफ़ी वाइब्रेंट है इस समय। फॉरेन इन्वेस्टर्स काफ़ी हैं जो इंडिया में इंटरेस्टेड है इन्वेस्टिंग के। फ्रैंकली पहली बार मैंने ऐसा हुआ काफ़ी सालों के बाद, नीरज जी, की मुझे कोई भी प्रेजेंटेशन स्टार्ट नहीं करनी पड़ी ये बताते हुए कि इंडिया में कोई क्यों इन्वेस्ट करे। क्योंकि पहले हम जाते थे तो इन्वेस्टर से मिलते थे, उनको बताते थे इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटी है, डेमोग्राफिक्स फेवरेबल है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो लोग एनालाइज करते थे। इस बार एक भी मीटिंग में वो स्टार्ट नहीं हुआ। हर बार ये था कि हाँ, हमको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, कैसे करें, कहाँ करें, वो बताइए। तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मैंने देखा इंडिया की तरफ, फॉरेन इन्वेस्टर्स का, बड़े फैमिली ऑफिसेस का, सॉवरेन फंड्स का, कि हाँ इंडिया में इन्वेस्ट करना है। वो ढूंढ रहे हैं किस तरह से आए। तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें, पर वो आएंगे। और ये सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ये ट्रेडर्स या हेज फंड्स नहीं है कि कौन सा मार्केट सस्ता है उसमें जाओ फिर रिटर्न बना के निकल जाओ। तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट सब देख रहे हैं 5-10 साल के लिए इंडिया में कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करें। तो वो पैसा मुझे लगता है वो ज़रूर आएगा। तो ओवरऑल मैं कहूँगा इन्वायरमेंट इंडिया के लिए आउटसाइड इंडिया
काफ़ी कंड्यूसिव है फॉर लॉन्ग टर्म मनी, लॉन्ग टर्म कैपिटल। मतलब अपॉर्चुनिस्ट नहीं है वो। नहीं, अपॉर्चुनिस्ट नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले क्या होता था, जो काफ़ी हेज फंड्स आते हैं, हॉट मनी जिसको हम कहते हैं, कि वो आए, मार्केट सस्ता है, मल्टीपल सस्ता है, तो यहाँ आ गए, फिर तेजी हुई, फिर निकल गए, और जो लोकल इन्वेस्टर हैं वो रह जाते हैं कि तेजी के मार्केट में लिया और फिर मार्केट गिर गया, फिर आप लेके बैठे हुए हैं। तो ये जो पैसा, क्वालिटी ऑफ फॉरेन फ्लोज है वो काफ़ी अच्छी है इस समय। मतलब ये सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। भारत के लिए ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। भारत के लिए ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इस टाइम, ये कन्विक्शन है कि अगले 5-10 साल के लिए हमको इंडिया में एलोकेशन करना है। और इन ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने कभी इंडिया में एलोकेशन नहीं किया, ये पहली बार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 5 से 10% एलोकेशन करेंगे, वो उन्होंने डिसाइड कर लिया है। अभी वो ये देख रहे हैं कि कैसे करें, किसमें करें, किसको दें, कौन सा बेटर फंड है, कौन सी बेटर स्ट्रैटेजी है, वो डिस्कशन चल रहा है। तो मुझे लगता है 3 महीने और उसमें वो फिगर आउट कर लेंगे, तो वो फंड्स जो है लॉन्ग टर्म फंड्स वो इंडिया में ज़रूर आएंगे, इस बात का मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। चलिए बेहतर है। अब बताइए मार्केट कहाँ जाएगा? तो मुझे ये लगता है कि इस साल के एंड तक, अगर आज से और तब तक देखो, मुझे लगता है मार्केट पॉजिटिव ही क्लोज होगा जहाँ से हम हैं अभी। और वो इसलिए क्योंकि अभी भी काफ़ी इश्यूज हैं जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि नियर टर्म परफॉर्मेंस है मार्केट का, कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट हाइक्स, ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, तो कोई कंसेंसस नहीं है। मतलब आप जब बात करेंगे लोगों से तो काफ़ी लोगों का मानना है कि भाई मार्केट में अंडर एलोकेट करो, आप दूसरे एसेट क्लास में एलोकेट करो, डेट में डाल दो, जैसे आपने कहा, और अच्छा रिटर्न मिल रहा है, 8.5% डेट में रिटर्न मिल रहा है, किसी को सेफ खेलना बहुत अच्छी बात है। तो इस सब को अगर मैं देखूं, और बजट की अनसर्टेनिटी है, अभी स्टेट इलेक्शंस है काफ़ी इस साल, बहुत 10 है, तो उससे लोग प्रेडिक्ट करेंगे 24 में क्या होगा, तो काफ़ी अनसर्टेनिटीज हैं। पर इस अनसर्टेनिटी के माहौल में ही आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इक्विटी इन्वेस्टर को। मतलब एक कंसेंसस हो जाए तो वो इक्विटी इन्वेस्टर के लिए बड़ा महंगा होता है, क्योंकि फिर सब आ गए, वैल्यूएशंस बढ़ गए, आपको कंफर्ट है कि भाई मार्केट तेज जा रहा है तो सब ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ। पर उस टाइम पे लिया हुआ इन्वेस्टमेंट इतना रिटर्न नहीं देता है जितना उस टाइम पे जब मार्केट में अनसर्टेनिटी हो। तो मुझे लगता है ये, या अभी का जो टाइम है, इन्वेस्टर्स को अंडर एलोकेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दे कैन मिस द बस। और अपना एलोकेशन जो भी है इक्विटी को, उसको मेंटेन करें। थोड़ा अगर रिस्ट्रक्चर करना है पोर्टफोलियो को, अच्छा देख समझ के बिल्कुल। क्योंकि ऐसे मौकों पे अभय जी हमेशा ऐसा लगता है, अरे यार गलती हो गई, थोड़ा ऊंचे पे ले लिया था। तो फिर लगता है कि यार टाइम करना चाहिए मार्केट को। फिर कुछ लोग आगे कहेंगे मार्केट को आप टाइम कर ही नहीं सकते, मार्केट को टाइम दीजिए। ये थ्योरी भी चलने लगती है फिर। नहीं, पर वो दोनों चीजें हो सकती है ना, मतलब वो अलग चीजें नहीं है एकदम। तो आपने एक अच्छा स्टॉक लिया, आपको कन्विक्शन है, अब वो गिर गया थोड़ा, तो आप इतना तो कैश एलोकेशन रखिए कि आप उसको थोड़ा और एवरेज कर सकते हैं। पर वो टाइमिंग भी हो जाएगा और टाइम इन द मार्केट दोनों हो जाएगा। बिजनेस खरीदना चाहिए या स्टॉक प्राइस? सब बिजनेस ही खरीदते हैं हम तो, मतलब स्टॉक प्राइस तो बाद में आता है, वो तो एक ट्रांजैक्शनल चीज है। तो जो ये मतलब 6-7 की बुक वैल्यू पे, या जो एवरेज इंडस्ट्री मार्केट पी चलता है 25 का, वो 40 पहुंच गया, तब भी तो वो प्राइस ही तो खरीद रहे हैं। तो वो एक, आप तो 2 चीजें होती है, एक तो आपने बिजनेस लिया, बिजनेस देखा, आपको अच्छा लगा। दूसरी बात है वैल्यूएशन। अगर आपको वैल्यूएशन आपने इतनी ज्यादा दे दी अच्छे बिजनेस की, तो कहां से रिटर्न बनेगा? तो पूरा काम तो फंड मैनेजर का ये है कि अच्छा बिजनेस आइडेंटिफाई करे और फिर वैल्यूएशन भी देखे ना उसका, तो पूरा काम हुआ। वरना तो आधा ही काम हुआ कि सिर्फ आपने अच्छा बिजनेस सोच के कोई भी भाव पे ले लिया और फिर करेक्शन आया, फिर आपको मालूम नहीं कि मैं रहूं, निकलूं, एवरेज डाउन करूं कि क्या करूं। नहीं, वो तो फंस जाते हैं फिर। वो फिर फंस जाते हैं, एग्जैक्टली। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए, करने चाहिए। मैं इस थ्योरी से बिल्कुल सहमत नहीं होता। मेरी निजी राय, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं। मुझे लगता है टाइम अगर मुझे नहीं करना है तो मैं फिर मार्केट में क्यों हूँ? मुझे मार्केट को टाइम करना है, तभी तो बेस्ट रिटर्न बनेगा। हम फंड मैनेजर इसीलिए चुनते हैं कि वो हमारे लिए मार्केट टाइम करते हैं, वरना तो फिर फंड मैनेजर की क्या ज़रूरत है? सुनील सर की हमें ज़रूरत क्या अगर वो टाइम ना करें हमारे लिए मार्केट को? सुनील सर, वो नंबर दिखाई दे रहे FIs वाले। FIs ने सर 1 दिसंबर से अगर आप देखें तो उन्होंने कितना बेचा? 19,141 करोड़। और DIs ने 25,832 करोड़ की बाइंग की है। अब थोड़ा इसको ट्विस्ट करते हैं। 23 दिसंबर से आंकड़ा दिखाइए, जहां से बिकवाली शुरू हुई। 23 दिसंबर से टिल डेट 11,375 करोड़ का FI ने बेचा है और DIs ने खरीदा 10,136 करोड़। सुनील सर, क्या आप लोग भी थोड़ा कम कर दिया है क्या? मैच नहीं कर रहे हैं सर।
नहीं, देखिए 2 बात इसमें है। हाँ, ये है कि जो इन्वेस्टर में पैसा देते हैं ना, वही हम खरीद सकते हैं ना। ये ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ में बहुत से पैसा पड़ा है, हाँ, उसमें से चुन के हम कह रहे हैं कि 10,000। ऐसा नहीं कि हमारे पास 20,000 करोड़ है और हाँ, हम खाली 10,000 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। कोई भी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड मैनेजर 10% से ज्यादा कैश नहीं रखता है। ज्यादातर लोग 5% के एवरेज लेवल पे ही कैश रखते हैं। यानी अगर इन्वेस्टर ने पैसा दिया तो मैं जाके खरीदूंगा, मैं कैश कॉल उतना नहीं लेता हूं। तो पहली बात है कि डिसीजन मेकिंग की खरीदे या ना खरीदे मेरे हाथ में नहीं है, मेरे इन्वेस्टर के हाथ में है जो हमको पैसा दे रहा है। क्या खरीदे ये मेरे हाथ में है। अब ये तो आंकड़े आप दिखा रहे हैं, उसमें क्या है कि डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स स्प्रेड कर रहे हैं लार्ज मिड और स्मॉल कैप में, स्प्रेड कर रहे हैं अक्रॉस सेक्टर्स। फिर एफआईएस जो बेच रहे हैं वो ज्यादातर लार्ज कैप में बेच रहे हैं और ज्यादातर डिफेंसिव्स जो इन निफ्टी के अंदर ज्यादा एलोकेशन किसका है, वेटेज, उसी को वो बेच रहे हैं, क्योंकि वो जैसे एक ईटीएफ होता है तो उसको पूरे इंडेक्स को बेचना ही पड़ता है। तो इसलिए आपको गिरावट दिख रही है। अब बात ये करें कि कोई भी फंड मैनेजर नेगेटिव नहीं है इंडिया के ऊपर, राइट। खाली चीज है कि कोई स्टॉक्स कोई सेक्टर्स हायर वैल्यूएशन पे है तो वो दूसरी। सेकेंड थिंग, आप टाइमिंग द मार्केट की आपने बात की कि फंड मैनेजर करता है। देखिए मैं कहूंगा कि एक्चुअली वो एक प्राइस रखता है और एक वैल्यू रखता है हर स्टॉक के पीछे, और जब भी वो उसका दाम उसके वैल्यू लॉन्ग टर्म टर्मिनल वैल्यू के नीचे गिरे तो जाके खरीदता है। तो ये टाइमिंग द मार्केट वाली बात जो फंड मैनेज की बात अब करें ना, वो इंटर सेक्टर एलोकेशन के लिए शायद थोड़ा टाइमिंग आ सकता है। वैसे तो उनको अच्छी बिजनेस को क्या उसकी सही दाम है उससे कम अगर बिक रही है तो जाके खरीदेगा। तो वही मैं कह रहा हूं बात की आज ऐसा है सिचुएशन कि इन्वेस्टर्स एसआईपी बुक जारी है, स्ट्रांग है, आ रहा है, बट कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स रिडीम भी कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि इतना नॉइस है कि मार्केट की वैल्यूएशन बढ़ गई ऐसी बातों से, राइट। सेकंड चीज ये भी देखिए कि इस साल अपने कैलेंडर ईयर ने देखा कि पूरा एफआईएस का नेगेटिव, बहुत साल के बाद 2018 में नेगेटिव था कैलेंडर ईयर में एफआईएस की, इस साल वापस नेगेटिव आया है। मगर मार्केट उतना गिरा नहीं जितना उनका बिक्री के कारण होना था, क्योंकि डोमेस्टिक बाइंग सपोर्ट रही है। तो एफआईएस के लिए भी जो पैसा बाहर गया था ना, अक्टूबर लास्ट ईयर से जून तक करीबन 2.5 लाख करोड़ का पैसा बाहर गया, वो पूरा का पूरा अभी 1/3 ही वापस आया, और उसमें भी अभी वापस निकल रहा है थोड़ा, क्योंकि उनको इंडियन वैल्यूएशंस उतने नहीं गिरे जितनी उनकी सेलिंग के कारण गिरना था। तो एक रीजनेबल वैल्यूएशन का स्थिति एफआईएस के लिए आया नहीं है इंडियन मार्केट के अंदर, इसलिए वो अभी भी सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और ये दिसंबर एंड का प्रॉफिट बुकिंग तो होता ही है। हेज फंड्स ऐसे लोग तो उनको कैश प्रॉफिट से ही बोनस मिलता है, तो उनको जरूरत पड़ती है कि कैश बुक करके कैश रियलाइज करें। तो थोड़ा बहुत सेलिंग उसके कारण भी हुआ। जनवरी में जो कंटिन्यू हो रहा है थोड़ा बहुत उसका स्पिल ओवर इफेक्ट होगा मेरे ख्याल में। अब थोड़ा वेट एंड वॉच सिचुएशन होगा न्यू एफआईएस के एंट्री के लिए, क्योंकि जैसे आपने बताया ये डेटा ड्रिवन मंथ है। पहला 10 जनवरी से आपको अर्निंग्स, क्वार्टरली अर्निंग्स सीजन शुरू होगी। सेकंड, कमेंट्री ऑफ द कॉर्पोरेट्स अर्निंग्स में अंदर कि साल कैसा दिख रहा है, ऑर्डर बुक्स कैसी है, फ्यूचर आउटलुक क्या है, उससे भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर बजट है, शायद लास्ट प्री इलेक्शन बजट 1 फरवरी को है, तो निर्मला मैडम क्या करने वाली है, कहाँ अपना रुपया को अरे करने, बिकॉज हाफ ईयरली डेटा आपने देखा कि गवर्नमेंट की इनकम मच बेटर देन एक्सपेक्टेड है। जी। पर्सनल इनकम टैक्स, सुनील सर ये बताइए कि कुछ इनसाइडर पता लगी निर्मला मैम क्या करने वाली है? नहीं लगा पता? नहीं, अब मैं रिकॉर्डिंग में हूँ इसलिए मैं इससे ज्यादा अरे तो फिर तो सर मैं आपको बाद में फोन करके पूछ लूंगा। अच्छा एक चीज और बताइए कि क्या ये थोड़ा बहुत प्रेशर है क्या रिडेम्पशन का कि लोग निकाल रहे हैं पैसा, ऐसा कुछ है क्या? वो पिछले महीने था, दिसंबर में था। इस महीने की अभी तक जो शुरुआत हम देख रहे हैं, रिडेम्पशन प्रेशर हैज ईज्ड क्वाइट लॉट। दिसंबर में थोड़ा था, मंथ ऑन मंथ अब देखें रिडेम्पशंस तो थोड़ा बढ़ गए थे दिसंबर मंथ में, बट जनवरी में जो है जो 3-4 दिन के आंकड़े हैं उसमें थोड़ा ईजिंग ऑफ रिडेम्पशन से दिख रहा है, उतना ज्यादा नहीं है। और जैसे मैं कह रहा था ना कि जो एक 3 साल की एसआईपी अगर मैच्योर हो गई तो नेचुरली वो पैसा निकालेगा, बिकॉज अच्छा पैसा बना है 3 साल में उसको। तो ऐसी लॉन्गर टर्म एसआईपी जब मैच्योर हो रहे हैं तो लोग पैसा निकाल रहे हैं। सेकंड, आप देखिए एलोकेशन में, डेट में थोड़ा एलोकेशन में पैसा जा रहा है। दूसरी बात है रियल एस्टेट में भी अभी डिमांड है। 200 बेसिस पॉइंट्स हाउसिंग लोन के रेट्स बढ़ गए हैं, फिर भी हाउसिंग लोन का डिमांड कम नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो एक रियलोकेशन थोड़ा घर
के लिए, मार्जिन मनी के लिए भी शायद पैसा इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, एफआईआई वगैरह जो लोग आप कह रहे थे ना कि जितना उन्होंने बेचा उस हिसाब से मार्केट गिरा नहीं, वो 100% आप लोगों से गुस्सा होंगे कि मैं इतना बेच बेच गिराना चाहता हूँ और ये लोग गिरने नहीं दे रहे हैं। तो वो आपके दोस्त होंगे ना कुछ एफआई कहते होंगे क्या यार सुनील भाई आप खरीदते रहते हो दिन भर, मैं गिरा रहा हूँ आप मानते नहीं हो, ऐसा बोलते हैं क्या वो लोग? बिल्कुल, उनका क्या है ना कि बेचो फिर खरीदो, बेचो खरीदो, पर उतना नहीं गिरता है तो उनको भी वो बाइंग फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे एकदम, जैसे जैसे फेड फ्रस्ट्रेट हो गया भाई जी ना, बिल्कुल। फेड ने कहा यार इतनी बार मैंने ब्याज दर बढ़ा दिया है और बोलता जा रहा हूँ कि बढ़ाऊंगा और बढ़ाऊंगा, बोल रहे हो डराता तब भी रहूं। मान नहीं रहे हाँ, लोग। डरते जॉब नहीं डेटा हैं। देखिए आप, मतलब गजब, ये भी एक अजब सी बात है। मनीष जी सर आपके लिए क्वेश्चन रिफ्रेश कर देता हूं मैं, क्या इस समय इक्विटी जो हमारी है थोड़ी सी जो हमारा सवाल था कि 2023 में मार्केट कहाँ जाए कैसे जाएगा, चूंकि आप मैक्रो पिक्चर देखते हैं, डेट वगैरह भी समझते हैं, क्या इक्विटी के लिए थोड़ा सा दिक्कत भरा साल है क्या 2023? तो नीरज जी, जो बात अपना पिछली बार भी हुआ था 2023 के आउटलुक के चक्कर में, कि देखिए इक्विटी जो है वो जिस ग्राउंड पे पनपता है वो मोटा मोटी फिक्स इनकम और उसके ऊपर एक रिस्क प्रीमियम होता है। तो एक आम कॉर्पोरेट किसी देश का अगर 15-16% के आसपास में आरओई जनरेट करता है, 30% के आसपास में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करके और बाकी पैसे को वो कैपिटल की ग्रोथ में लगाता है, तो मोटा मोटी इस तरह के देश में आप अगर 7-7.5 का अगर 10 साल का बॉन्ड है, तो आप इक्विटी रिस्क प्रीमियम की कैलकुलेशन अगर करेंगे ना, तो वो 10-10.5 का ही रिटर्न आएगा, तो हवा से रिटर्न आएगा नहीं। तो अब बड़ी बात जो पिछले कुछ महीनों से अपनी ये बात हो रही है कि जब आपको फिक्स डिपॉजिट 8 और छोटा सा इधर उधर का अगर रिस्क ले लें, लिक्विडिटी का बहुत बड़ा क्रेडिट रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, तो आसानी से कई सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स 9% रिटर्न दे रहे हैं। तो अब एक आम इन्वेस्टर ये सोचेगा कि कुल मिला के रिस्क प्रीमियम अगर मुझे 1-2% ही मिलने वाला, वो इस तरह से नहीं सोचेगा। वो जो रिसीव किया उसने पिछले 12 महीने से, उससे वो ट्रेन होगा उसका माइंड कि कितना रिस्क प्रीमियम मिल रहा है उसको। तो अगर रिस्क प्रीमियम अगर कम है तो इक्विटी के अंदर पैसा नहीं बनेगा। अब हो सकता है कि जो एल्केमिस्ट हैं वो बहुत अच्छी कंपनियां ढूंढ के लाए हैं, उसमें से 15-20% भी कैगर कर दें, लेकिन मार्केट तो मार्केट है। अब वो पूरे एग्रीगेट बेसिस पे तो उतना ही जनरेट कर सकता है जितना एक आम कॉर्पोरेट आरओई जनरेट करता है और जितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है और जिस तरह से वो ग्रो करता है। तो इस माहौल में नीरज जी क्या है कि मेरे ख्याल से ये पूरा साल वो ही रहेगा जो पिछला साल था। तो अपना पूरा साल बात हुआ कि लिस्टलेसनेस, लॉट ऑफ वोलेटिलिटी और फिक्स्ड इनकम से छोटी सी क्रीम निकलेगी सिर्फ, जो एक आम इन्वेस्टर को पिछले 10 और 20 साल में ना नीरज ट्रेनिंग इस बात से मिली है, जो म्यूचुअल फंड ने और हम सब टीवी चैनल्स ने, फंड मैनेजर्स ने, हम सब ने मिलकर ये बेचा है कि भाई आपको 5% इक्विटी रिस्क प्रीमियम तो मिलेगा ही। एक एवरेज इन्वेस्टर अगर 2002-3 के अंदर पैसा डालता है तो उसको 9-10% इक्विटी रिस्क प्रीमियम मिलता है। इक्विटी रिस्क प्रीमियम का माने ये है कि आप बॉन्ड के ऊपर कितना कमा रहे हैं। लेकिन आज जो कैलकुलेट है नीरज जी, वो कैलकुलेशन में आपको 3-3.5% ही निकलता है एग्रीगेट मार्केट लेवल पे। तो इसलिए एक जो सारे एसेट्स के लिए जो न्यूट्रल होता है और जो कोई किसी पर्टिकुलर एसेट के लिए पैशनेट नहीं होता है, वो नीरज जी ये सोचेगा कि यार ठीक है, जो अपनी कई बार बात होती है कि क्यों इतनी माथापच्ची करनी है। अगर 8-9% अगर आसानी से मिल रहा है, पीएसयू बैंक, पीएनबी जो है वो कुछ 400 दिन 450 दिन का फिक्स डिपॉजिट 8 दे रहा है, कई सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक 9% दे रहे हैं, और आप आम इन्वेस्टर ऐसा होगा जिसके पास में 50 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा शायद, तो उसके लिए काफी अच्छी चीज है ना कि 9% उसको मिल जाएगा। क्यों इतनी 18-20% की वोलेटिलिटी को ऑब्जॉर्व करके आपको 10 साल अगर इन्वेस्ट करोगे तो शायद 3% निकलेगा। अब इसका मतलब गारंटी नहीं है नीरज जी कि 3%, क्योंकि ट्रेनिंग और एक्सपेक्टेशन जो है वो 5-6% की होगी शायद, तो उसकी वजह से एक पॉइंट पे अचानक से ऐसा लगेगा कि डिसअपॉइंटमेंट होगा और विड्रॉल्स आएंगे। तो इस सेटअप में तो मनीष ये मुझे बताइए कि ये तो आपकी थ्योरी मैं समझ गया, अब इसमें चूंकि मार्केट बहुत डायनेमिक होता है और उसमें कोई भी चेंज आ सकता है किसी भी समय। मान लीजिए एक ये सिनेरियो बना हुआ, अचानक से ये प्लेटो हो जाए कि साहब ये पीक हो गया, पाइवट कर दिया हमने, अब लोग उम्मीद लगाने लगते हैं कि अब तो नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा। और ये मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट भी एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है ना बहुत सारा। तो अब चूंकि चुनाव भी यहाँ भी अमेरिका में सब जगह है तो प्रेशर बना दे, तो ये पलट सकता है, इसकी संभावना है क्या?
होना तो कुछ भी हो सकता है जी। आज मेरे को अगर आज आपसे मैं बात कर रहा हूँ और एक आम इन्वेस्टर से बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए दो अपॉर्चुनिटी को हम वे करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस पूरे प्रोग्राम को पिवट ही टाइमिंग के लिए कर रहे हैं। Correct. हालांकि हम ये बोलना चाहते हैं कि नहीं, हम टाइम नहीं करते हैं। हाँ। तो आज ये प्रोग्राम इसी के लिए कि भाई बॉन्ड वर्सेज इक्विटी में क्या, रियल स्टेट वर्सेज इक्विटी में क्या, यूएस वर्सेज इंडिया में क्या, तो उसके हिसाब से हम वैल्यूएशन देख सकते हैं। अच्छा, इसमें बहुत अंदर जो केमिस्ट्री है वो बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा पिवट वगैरह से, जो है वो डिस्काउंट ही ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो आरओईज है हिंदुस्तान की कंपनियों का पिछले 10 सालों में वो 14-15% के आसपास ही है। अब जो 2003 से 13 के बीच में 20% हुआ करती थी वो नहीं है, क्योंकि मार्केट की डायनेमिक चेंज हो गई है, कंपेरेटिव लैंडस्केप चेंज हो गया है, तो उसको सबके चलते अच्छा बुरा सभी समय में एवरेज आरओई 15-16% ही निकलता है। तो उससे आप कितना भी, मतलब एक बार गाय से कितना दूध निकाल पाएंगे? 15% आरओई कंपनी से आप 3-4% एक्स्ट्रा ही बॉन्ड से निकाल पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते आप। ये बेसिकली मैथ है, तो वो नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। वैसे एक मैं चार्ट दिखाऊं आप लोगों को, बहुत ही मजेदार एक चार्ट है भाई। चार्ट दिखाइए हमारा, वो जो लंबा वाला चार्ट है ना, एक डाउ और नैस्डैक वाला। ये ऐसी जानकारी के लिए मैंने कहा दिखाना चाहिए हमारे दर्शकों को। मनीष जी आप भी देखिएगा, सुनील सर देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा ये स्क्रीन पे। ये चार्ट है ब्लूमबर्ग का, जिन्होंने 1975 से लेकर के 2020-23 यानी 4 जनवरी तक का उन्होंने मैप किया है। इसमें जो पीली वाली लाइन है वो ये दिखाती है कि किस तरीके से वैल्यू स्टॉक आपने खरीदा, डिविडेंड के ज़रिए उसको लिया और उससे रिटर्न हासिल किया। जो नीली वाली लाइन है वो ग्रोथ स्टॉक नैस्डैक की है, जहाँ पे एकदम तूफान की गति से ऊपर गया। लेकिन आप देखिए इस समय उसने बीट कर दिया उसको मतलब वैल्यू और डिविडेंड के स्टॉक ने उसको बीट कर दिया। यानी अगर आप एवरेज निकालेंगे तो लंबे समय में दोनों एक है। जो बात अभी मनीष जी कह रहे थे कि आप अगर एग्रीगेट करके देखेंगे तो आपको फिर शायद वही मिलेगा। लेकिन इसके बीच में, हाँ मनीष जा रहा हूँ मैं आपको, इसके बीच में एक ट्विस्ट है जिस पे मैं आप अभय जी आपकी राय लूँगा। ये बिल्कुल सही चार्ट है, या जैसे मैंने 5 साल पहले और उस 5 साल पहले से 15 साल पहले, तो आज से 20 साल पहले का आप आईटीसी और एचयूएल का चार्ट प्लॉट करिए, तो आपको एक लाइन दिखेगी कि एचयूएल में बड़ी जबरदस्त रैली बनती चली गई और आईटीसी ने वो जब 1500 पे उसने स्प्लिट किया था उसके बाद से वो 10 साल तक एकदम पड़ा रहा, चला नहीं वो। लेकिन जब आप उसको देखेंगे ना तो आपको लगेगा ये तो दोनों सेम रिटर्न है। तो ये लंबे एवरेजेस का कमाल होता है, लेकिन उसके बीच में बहुत बार वॉलेटिलिटी होती है ना। तो इक्विटी का गेम, इक्विटी का नेचर है वो तो, इसीलिए तो आपको हम लोग चुनते हैं ना। फंड मैनेजर काम ही है कि वो उस वॉलेटिलिटी का पैसा बनाए। लेकिन हाँ मनीष जी आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, बताइए, फिर उसके बाद सुनील जी के पास आऊंगा जी। क्योंकि अब हम लोग एक फंड फ्लोज की बात कर रहे थे और आपने सुनील जी से पूछा था, तो बड़ी बात यह है कि जो हिंदुस्तान का एक आम इन्वेस्टर है वो फेस कर रहा है सभी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को, इंक्लूडिंग बॉन्ड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट को, और उसका बिहेवियर एक रियलिस्ट और रैशनल है कि वो अगर अपने नेबरहुड बैंक में 8-9% का इंटरेस्ट रेट पाएगा तो उसका रिएक्शन फंक्शन जो है वो ऑल्टर्ड होगा, वो चेंज हो जाएगा। जैसा हमने FY19 के अंदर देखा था, जब म्यूचुअल फंड फ्लोज जो है वो FY18 के मुकाबले करीबन आधे हो गए थे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफी ऊपर आ गई। तो नवंबर और दिसंबर महीने के अंदर जो एक बिहेवियर पैटर्न आपको दिखा है एक आम इन्वेस्टर का, सिर्फ एसआरआई का नहीं, एक रिटेल इन्वेस्टर का, और 5-6 महीनों से एक जो रिटेल इन्वेस्टर का जो पैटर्न दिखा है एक डायरेक्ट मार्केट के अंदर, वो आपको बताता है कि वो इलास्टिसिटी जो है इंटरेस्ट रेट से वो एग्जिबिट कर रही है। जो मैथ की बात किया था वो तो हमारे और आपके दिमाग में है, लेकिन जो नेबरहुड बैंक में 8-9% का वो पर्चा देखता है तो वो इलास्टिक उसको रिस्पॉन्स जो है उसका रिएक्शन फंक्शन है, वो देख करके अचानक से वो सोचता है कि चलो 9% यहीं पा लेते हैं। तो इसकी वजह से जो फ्लो का पिछले 1.5-2 साल या 2.5 साल के अंदर एक बहुत बड़ा मोमेंटम बना है, वो रेट के चलते जो है वो अनवाइंड होगा। इसकी कैलकुलेशंस भी हैं। बेसिकली क्या है कि म्यूचुअल फंड जब से मोदी जी आए हैं तो तब से करीबन 0.9-0.8% के आसपास में मार्केट कैप का पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू इक्विटी के अंदर आता है। पिछले 2 साल जी तो काफी इस पे फ्लो आया। मनीष जी एक सवाल इसमें और जोड़ लेता हूँ, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था। ये जो मंदी की बातें बहुत यूएस में चल रही है, सुनील सर, ये बड़ा मतलब हम लोगों को सुबह उठ के मैं जब पढ़ता हूँ ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये क्या है, मतलब हर खबर में रिसेशन।
मतलब आज क्या पिछले हफ्ते में अगर आप देखें पूरा, तो बहुत ज़्यादा ऐसी खबरें हैं, जैसे मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। बेड बाथ एंड बियॉन्ड, BBBY, वो बैंकरप्सी फाइल करने जा रहे हैं, धंधा नहीं चला पा रहे हैं वो। एक ऐसे ही सिल्वर गेट करके एक बैंक है जो क्रिप्टो के लिए काम करते हैं, वो उन्होंने दिसंबर में इतना विड्रॉल देख लिया कि वो उनके पैसे नहीं, वो कह रहे हैं बचाओ नहीं तो हम भी बंद हो जाएंगे। वैसे ही सैमसंग ने जो चेतावनी दी है प्रॉफिट की, उनका 69% प्रॉफिट गिरा दिसंबर को, ये कंसर्न है। तो ये पूरी दुनिया में क्या है सुनील सर, इसको कैसे समझा जाए, ये सब क्या हो रहा है? देखिए, एक्चुअली द इंटरेस्ट रेट राइज जो इतना शार्प हुआ है, 30 साल का हाउसिंग लोन आपको कुछ महीने पहले 3.25% पे मिल रहा था यूएस में, आज वो 6.25% पे मिल रहा है। तो यू कांट हैव अ डबलिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड नॉट हैव एन इम्पैक्ट ऑन डिमांड, बिकॉज जिन्होंने फिक्स्ड रेट होम ले लिया तो ठीक है, जिन्होंने फ्लोटिंग रेट लिया उनकी ईएमआई बढ़ गई ना, तो नेचुरली कंजम्पशन के ऊपर उसका इम्पैक्ट दिखेगा। एंड अल्टीमेटली एक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी जैसे यूएस में आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो डिमांड को जबरदस्ती से कटवाना होगा। तो द नेचुरल पाथ टू फाइटिंग इन्फ्लेशन, और फेड के इंडिविजुअल गवर्नर्स बार बार यही कह रहे हैं कि 2% इन्फ्लेशन को हम लाने तक हम इस रेट हाइक के प्रोग्राम में जारी रहेंगे। तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट कंजम्पशन में आएगा और रिसेशन गारंटीड है। तो प्रॉब्लम ये है कि सॉफ्ट रिसेशन या हार्ड रिसेशन, इसी के ऊपर चर्चा चल रही थी, मगर रिसेशन मान लीजिए कि बिल्कुल तय है कि रिसेशन होगा, बिकॉज रूट टू कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। और जैसे ही नेक्स्ट ईयर का इलेक्शन नजदीक पहुंचता है, पॉलिटिकल मास्टर्स ध्यान अपना इन्फ्लेशन के ऊपर ही, तो दबाव फेड के ऊपर पॉलिटिकली भी होगा कि इन्फ्लेशन को कटवाओ, क्योंकि ग्रोथ से आपको शायद वोट मिले या ना मिले, इन्फ्लेशन के कारण आप जरूर इलेक्शन हार सकते हैं। तो ये एक दबाव जो है ना, वही आपको दिख रहा है नंबर्स में। और रिसेशन जो शब्द है वो एक आम शब्द हो गया है अभी हमारे लिए चीज ये बनती है कि इंडिया के ऊपर इसका असर क्या है। तो इसमें 2-3 बात सामने आती है। एक, इंडिया का एक्सपोर्ट अभी 2% ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स के लेवल पे ही है, तो रिसेशन का इम्पैक्ट एक्सपोर्ट इमर्जिंग एक्सपोर्टर्स के ऊपर होता है, हमारे ऊपर उतना असर नहीं आना चाहिए जिसे ना कि से चाइना या फिर हाईली एक्सपोर्ट ताइवान, इंडोनेशिया, हाईली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ब्राजील, उन देशों के ऊपर असर ज्यादा होगा, हमारे ऊपर कम। तो रिसेशन उतना अनवेलकम नहीं है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव इंडिया के लिए ये होगा कि जब डिमांड कोलैप्स होता है रिसेशन में, तो तेल के दाम गिरते हैं। तो मेरे लिए आपने पूछा था रनअप में कि क्या एक सिंगल आइटम जो आप ट्रैक करेंगे, मैं तेल का आउटलुक ही ट्रैक करूंगा, बिकॉज मेरे हिसाब से उस तेल के आउटलुक से बहुत एफआई पैसा एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से इंपोर्टिंग कंट्रीज के ऊपर शिफ्ट हो सकती है। और इंडियन मार्केट के लिए जो भी मनीष जी ने कहा इन टर्म्स ऑफ रिस्क प्रीमियम, ये सब बात है, मगर अगर एफआई फ्लोस को एक जगह ढूंढना है तो गिरते हुए तेल के टाइम में इंडिया को भरपूर पैसा आएगा रिगार्डलेस ऑफ वैल्यूएशंस। तो मेरे लिए एक रिसेशन अगर तय दिख रहा है और हार्ड रिसेशन दिख रहा है, तो तेल के ऊपर दाम उसका असर दिखेगा। तो नेचुरली एफआईएस ने जो 2.5 लाख करोड़ निकाला था 9 महीने में, अक्टूबर टू जून, उसमें से 1 लाख करोड़ ही आया, उसमें से अभी 10,000 करोड़ निकल गया। तो अभी भी करीबन 1.25-2 लाख करोड़ का पैसा जो इंडियन मार्केट में निवेश था बस 1.5 साल पहले, वापस आ सकता है। तो रिसेशन का एक नेगेटिव इफेक्ट है और एक पॉजिटिव इफेक्ट भी है इंडियन मार्केट्स के लिए। अबे जी, फाइनेंशियल जर्नलिज्म कितना रूथलेस है। आप देखिए, हम लोग इस बात से दुखी हैं कि अमेरिका में नौकरियां क्यों इतनी बढ़ रही हैं, घट क्यों नहीं रही, लोग बेरोजगार क्यों नहीं हो रहे हैं। अब ये बताइए, ये आपने कभी सोचा ऐसा कि अमेरिका में इस बात से लोग दुखी हैं कि जॉब डेटा रिपोर्ट इतनी स्ट्रांग क्यों है? करेक्ट है ना, दुखी है। आप बताइए, मंदी आई क्या यूएस में? नहीं, मंदी अच्छा, हमको लगता है आई चुकी होगी वहाँ पे, मंदी ये नहीं आई अभी। नहीं, मंदी आई थिंक है, तो डिमांड गवर्नमेंट का पूरा प्रेशर है। और जैसे सुनील जी ने कहा, जो प्रेशर इंटरेस्ट रेट्स पे है वो मैंने भी देखा। दुबई में मैंने काफ़ी लोगों से बात करी जिन्होंने कहा कि पिछले साल तक दिसंबर 31 तक उनका जो इंटरेस्ट रेट था वो 2.5% प्लस 1.5% लाइबोर पे, तो 4% का इंटरेस्ट रेट था। 1 जनवरी से बढ़ के वो 8% हो गया है, नॉन नेगोशिएबल। तो बस उनके तो अब डबल हो गया। आपकी ईएमआई पे सोचिए क्या इम्पैक्ट आएगा। और ये लोग अच्छे अर्नर्स हैं, पर एक डर बैठ जाता है मन में कि भाई मेरा एक आउटफ्लो बड़ा है तो मैं बाकी एक्सपेंस अपने कम कर दूं विदाउट थिंकिंग की ज़रूरत है कि नहीं। एक नेचुरल रिएक्शन है कस्टमर का
कि एक मेरा आउटफ्लो बढ़ रहा है ईएमआई का, वो डर बैठ गया, तो जो मैं बाकी चीज़ों पे स्पेंड करने वाला था, किसी वेकेशन पे जाने वाला था, गाड़ी लेने वाला था, बड़ा घर या कुछ और करने वाला था इन्वेस्टमेंट, तो नहीं करता हूँ, कंजम्पशन मैं रोक लेता हूँ। तो ये जो एक है ये सेंट्रल बैंक्स का एजेंडा है और वो ड्राइव कर रहे हैं, करते रहेंगे। और इसका इम्पैक्ट पर एक दूसरी बात मैं आपको नीरज जी कहता हूँ कि जो हमारे देश की जो प्रॉब्लम, हमारे जो इश्यूज हैं वो इन देशों से बहुत अलग हैं। हमारी इकॉनमी है, मार्केट कैप है $3 ट्रिलियन का, यूएस का है $50 ट्रिलियन का, एजिंग इकॉनमीज हैं, यूरोप में आप देख लीजिए जो डिपेंडेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, अर्नर्स हैं वो कम हो रहे हैं, इमिग्रेशन वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, उनकी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, हमारी प्रॉब्लम्स एकदम अलग है। हमें क्या चाहिए, बस फॉरेन कैपिटल चाहिए। अगर फॉरेन कैपिटल मिलेगी तो हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो बिजनेस ग्रो कर लेंगे, वो वर्ल्ड क्लास एंटरप्राइजेज यहाँ से क्रिएट कर लेंगे, इतना हमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो फॉरेन कैपिटल एक तो स्टॉक मार्केट के थ्रू आ रही है जिसका हम डेली इम्पैक्ट देखते हैं, मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है निफ्टी, और दूसरी एक लॉन्ग टर्म कैपिटल है जो इंडस्ट्री में जा रही है। ऐसे फॉक्सकॉन ने $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, बड़ी कंपनीज आ रही हैं, एक्वायर कर रहे हैं, एडवेंट पी फंड्स हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, वो भी एक इन्फ्लो ही है ना, वो एक एफआई फ्लो तो एक है, पर एक जो लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक फ्लो है वो भी तो आ रहा है साथ में, और वो भी बढ़ रहा है, और वही अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है हमारे बिजनेसमैन के लिए कि आप बढ़ाइए, बिजनेस कैपिटल है आपके पास। तो मुझे लगता है कि ये हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं इतनी डिफरेंट है इन कंट्री से कि हमको फ्रैंकली ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि यूएस में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है। चाइना की मार्केट कैप $18 ट्रिलियन की है, हमसे 6 टाइम बड़ी है, उनके इश्यूज अलग हैं। तो हम अपना देखें कि हमारे यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उस पर फोकस करें, तो एक्चुअली मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स की रिटर्न बेटर रहेगी रादर देन गेटिंग लॉस्ट इन कि दुनिया में मंदी हमारे लिए फायदेमंद है। मंदी हमारे लिए फायदेमंद है ना। आप हमें अगर बाहर से कैपिटल मिल रही है तो हम बना लेंगे, हमारा तो लोकल कंजम्पशन ही इतना लो है इस टाइम पे कि कुछ भी बढ़ेगा तो हमारा ग्रोथ हो जाएगा इकोनॉमी का। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा यूएस के डेटा पे हमको ध्यान देना चाहिए फ्रैंकली। मनीष जी, यूएस में क्या होगा, मंदी आई या नहीं आई, एक उससे हमारे ऊपर क्या असर पड़े? एक बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यूएस में अगर मंदी आई तो उससे हमको फायदा हो सकता है। नीरज, पहले फ्लो पे छोटी सी बात बता दूं कि $700-800 बिलियन जो है टोटल एफआईज का फ्लोज है दुनिया में। ओके, उसमें से सिर्फ $60 बिलियन जो है वो नॉन ओईसीडी कंट्रीज के लिए डेडिकेटेड है। वो मोटा मोटी नंबर जो है कम ही हुआ है, बढ़ा नहीं है पिछले 10-15-12 सालों में। उस 60 बिलियन में हमको करीबन 15% मिलता है, जो पिछले 20 साल में मोटा मोटी वहीं आसपास है। 2-5% ऊपर कभी होता है, कभी 2006-7 में बहुत ज्यादा था, अभी बहुत कम है। तो सब कैलकुलेट करके जो है नंबर, हमने पहले भी बात की है कि जो बड़ा फ्लोज आता है नीरज जी, वो एक सर्टेन तबके से आता है जो यूएस में, और मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी है, कैन शेयर विद यू, कि जो 45 से 65 साल के जो लोग हैं उनकी सेविंग्स जो है वो रिस्क मनी है यूएस की, और वो पूरे इमर्जिंग मार्केट में फैलती है। वो पूरा तबका जो है वो श्रिंक हो रहा है भाई, अगले 10-20 साल तक श्रिंक होगा एज ए परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, ये एब्सोल्यूट नंबर। इसके लिए एफआईआईज अगर आप उसको ऊपर पिवट कर रहे हैं कि वो हमको आकर के बेल आउट करके जाएगा, तो वो नहीं होगा। कई बार बात हो चुका है कि ये नंबर किसी साल $25 बिलियन हो जाएगा, किसी साल -10 हो जाएगा, -20 हो जाएगा। एवरेज अगले 10 साल का एवरेज जो है वो करीबन 8-10-12 बिलियन डॉलर हर साल ही रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, यूएस जो है वो दूसरी इकोनॉमी से, इंक्लूडिंग इंडिया, जो हमको लगता है कि बहुत अच्छी की है, वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी है इवन इन लास्ट 2 सालों में। हिंदुस्तान जो टॉप 25 इकोनॉमीज में आईएमएफ ने जो बेसिक फोरकास्ट की थी नीरज जी की 2019 में कि हर देश की साइज क्या होगी, उसके मुकाबले हम जहां हैं आज वो सबसे नीचे है रिलेटिव टू एनीवन एल्स। यूएस जो है वो सिर्फ 2-2.5% नीचे है उनकी फोरकास्ट से, जो फोरकास्ट की थी 2-2.25% की ग्रोथ के ऊपर। हमारे यहाँ फोरकास्ट की थी 7%, और लेकिन पाया हमने है 2.5%। तो उसकी वजह से हम टोटल क्यूमुलेटिव 2.5 सालों के अंदर जो है वो 15% आईएमएफ की फोरकास्ट से नीचे हैं। जो तमाम दूसरे देशों में, एशिया में ले लो, लैटिन में ले लो, या किसी और ऑफ कोर्स डेवलप्ड कंट्रीज में ले लो, इंक्लूडिंग यूरोप, हमारा नुकसान ज्यादा हुआ है। तीसरी बात कि जनरल में जो आरओईज की बात करता हूं, हमारी फर्म्स की आरओई एक इंडियन एक्सेप्शनलिज्म था 90s और 2000s में, वो नहीं है अब। हमारी कंपनियां मिल बैठ करके 15-16% ही कमा पाती हैं अच्छे समय में। पिछले 3 साल का क्यूमुलेटिव अगर निफ्टी का या टॉप 1000 कंपनीज का मीडियन आरओई देखोगे तो 15-16% ही है, वो बहुत अच्छे समय में है। उससे पहले हम 13-14% में गिर गए थे।
और पिछले 5 सालों में आरओई जो है यूएस की कंपनियों की बेहतर है हमसे। तो इन सब बात का मायना क्या है कि यूएस इकोनॉमी जो है वो रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है। मोस्ट प्रॉब्ली वहां पे जो रिसेशन आएगा वो माइल्ड सा आएगा। आपके लिए और आपके इन्वेस्टर के लिए एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी है इन 3-6 महीनों में कि वो अपने टोटल पोर्टफोलियो को जो पूरा का पूरा हिंदुस्तान की या तो फिक्स्ड इनकम में है या फिर हिंदुस्तान की कंपनियों में है, वो उसको रीएलोकेट करे यूएस टेक में या यूएस मार्केट में, क्योंकि वो बेहतर मार्केट है, ज्यादा बेटर ग्रो करेंगे और आज रिलेटिव टू हिस्ट्री ज्यादा चीप है रिलेटिव टू इंडिया। ऑफ कोर्स अगले पिछले 10-15 साल का आप टोटल हिस्टोरिकल पैटर्न देखेंगे। मुझे फिर मनीष जी एक चीज बताइए, मुझे मार्केट हमारा फिर इतना रेजिलिएंट क्यों है? अगर हम मान लें कि हमको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलता या क्यूमुलेटिव लेवल पे बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं हो पा रही, फिर भी हमारा मार्केट मजबूती के साथ खड़ा है, वो सिर्फ इसलिए कि एसआईपी चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो पैसा तो देखो, फ्लो भगवान है। तो इन द एंड डिमोनेटाइजेशन के पास में एक फ्री फ्लोट क्रिएट हुआ है और हिंदुस्तान के अंदर भी जो एक 35 साल से 40 साल के आदमी के आसपास की पॉपुलेशन जो अब काफी तेजी से एक्सेलरेट हो रही है, तो एक नेट सेविंग जो आपका ऑडियंस है वो वही है एक्चुअली। 25-30 साल का बंदा पैसा नहीं डाल रहा है मार्केट के अंदर बड़ा, तो एक फ्लो जनरेट हुआ है जो पहले नहीं था। अब म्यूचुअल फंड जो है करीबन 1% ऑफ द मार्केट कैप हर साल जो है डिप्लॉय कर रहे हैं, अगर रेट्स नीचे रहती हैं तो इसकी वजह से मार्केट रिलेटिवली रेजिलिएंट है। लेकिन आप डॉलर टर्म्स में अगर रिटर्न देखेंगे 2007 में, पिछले 15 सालों में हमने मोटा मोटी फिक्स्ड इनकम इंडिया के अंदर जितना रिटर्न दिया है उतना ही इक्विटी ने रिटर्न दिया है। मैं एंटी इक्विटी नहीं हूं, मेरा पॉइंट सिर्फ यह है कि हर वक्त हर मोड़ पे रुक करके संभलना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या सस्ता और क्या 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 महंगा है। इस वक्त बॉन्ड इक्विटी से ज्यादा सस्ता है। 2020 के अंदर ऑफ कोर्स इक्विटी जो है बॉन्ड से बहुत सस्ती थी, फिर 2023 के अंत तक ऐसी स्थिति आएगी कि शायद इक्विटी जो है बॉन्ड से सस्ता हो जाए। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं अंडरवेट ओवरवेट की, तो मेरे ख्याल से ये वक्त जो है वो छोटा सा ओवरवेट बॉन्ड का है और ओवरवेट ग्लोबल मार्केट का है वर्सेस इंडियन मार्केट। और यही मतलब तो फाइनेंशियल मार्केट की ब्यूटी है कि आप टाइम पे अपने एलोकेशंस को रीबैलेंस करते रहते हैं। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए मैं बहुत बुल हूँ और मैं हमेशा बुल रहता हूँ, मुझे कोई कितना भी कहे मैं तो बुल ही रहूँगा, और मैं ये भी एक्सेप्ट कर लूँ कि 10% और गिर जाएगा मार्केट, निफ्टी 10% गिरी, चलो तब भी मैं खरीदूँगा, तो क्या खरीदूँ मैं, क्या लिस्ट बना के रखूँ, या फिर अपने कुछ हिस्से को जैसे मनीष जी करें मैं एफडी कर ही दूँ। मान लीजिए 100 रुपये हैं तो 20 रुपये की हमने एफडी कर दी, क्योंकि वो भी हमको 6 साल के लॉक करनी है, 5 साल के लॉक करनी है, 3 साल के लिए करनी मान लो, तो वो क्या चीज़ें हो सकती हैं उस पर बातचीत करेंगे। और लास्टली ये बजाज फाइनेंस क्यों गिरा इतना, ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और वीकली स्पेशल है और हम आज बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं कि ये मंदी क्या है, क्यों है, हमारे ऊपर आएगी कि नहीं आएगी, बाजार कहाँ जाएगी, सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब अगले 15 मिनट तक हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर मुझे ऑप्शंस देखने हैं तो वो कहाँ होने चाहिए। इक्विटी में सेक्टोरली हो सकते हैं, स्टॉक वाइज हो सकते हैं, और बॉन्ड में तो हम लोगों ने तय कर ही दिया मनीष जी ने कि थोड़ा पैसा आपको बॉन्ड में डालना पड़ेगा इस समय, क्योंकि वो काफ़ी सस्ता है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी। तो अभी जी आपसे शुरू करें, बताइए जी। बिल्कुल, मैं 10% नीचे के लिए तैयार हूँ। हाँ, तो नीरज जी, मेरा एक स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा से है कि जो हर इन्वेस्टर है, बड़ा इन्वेस्टर या छोटा इन्वेस्टर है, उसको अपने लाइफ गोल के हिसाब से एक एलोकेशन प्लान फर्स्ट ऑफ ऑल बनाना चाहिए कि उसकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी क्या है और उसके कैश फ्लो रिक्वायरमेंट क्या है, बेस्ड ऑन उसके अर्निंग्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और उसके बेसिस पे वो एक एलोकेशन प्लान बनाता है। जैसे सुनील जी भी जानते हैं, म्यूचुअल फंड के एलोकेशन प्लान्स बनते हैं कि डेट फंड में आप इतना डालिए, इक्विटी फंड में इतना डालिए। तो अब अगर मार्केट गिरा तो मतलब मेरा एलोकेशन टू इक्विटी कम हो गया, तो इसका मतलब नॉर्मल है कि मैं बढ़ाऊंगा अपना, और उस टाइम पे मैं क्या लूंगा वो आपका दूसरा सवाल था। मैं लूंगा ऐसी कंपनीज जो मुझे मालूम है कि जिनका अगले 3 साल की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी सर्टेन है, कंजम्पशन उनका जो लोकल डिमांड है, प्रोडक्ट्स हैं, नंबर 1 प्रोडक्ट्स हैं, बिक रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, मार्केट में उनके वैल्यूएशन का करेक्शन हुआ है। तो समझो अगर 18 टाइम पी के मल्टीपल पे वो स्टॉक चल रहा था तो वो 16 टाइम पे आ गया, क्योंकि 16 टाइम पे मेरे को जब मार्केट इंप्रूव होगा तो मेरे को मल्टीपल एक्सपेंशन भी मिलेगा और कंपनी का जो ग्रोथ है
वो भी उसका भी एडवांटेज मुझे मिलेगा। तो मैं ऐसे स्टॉक्स ढूंढूंगा जो डोमेस्टिक इकोनॉमी पे फोकस्ड हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप में, लार्ज कैप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया की जो स्टोरी है अगले 5 साल की वो स्मॉल एंड मिड कैप इंडिया कंपनीज का है। मार्केट तो मिड कैप ही है। इंडिया का मार्केट वो तो ग्लोबल लेवल पे देखें तो इंडिया तो स्मॉल कैप है अभी, मतलब वो तो तय है। तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर देखते हैं वो इंडिया को एज अ स्मॉल कैप मार्केट देखते हैं। तो स्मॉल कैप में हम जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, हमारे पास एक एडवांटेज है कि ICICI बैंक इतना बड़ा स्मॉल कैप मानते हैं लोग। बिल्कुल सर, मतलब अभी आप स्मॉल ICICI बैंक को शायद ना मानते हो, और बैंक्स को जो बड़े जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं टोटलिटी में तो टोटलिटी में वो small कहें हाँ cap ये ही छोटा, ये तो इंडिया तो अभी भी इमर्जिंग मार्केट है, $3 ट्रिलियन का मार्केट है, उसमें 100 कंपनीज हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो उनके नज़रिए से इंडिया एक स्मॉल इमर्जिंग कंट्री है। तो उसमें जो पैसा जो बनेगा इन्वेस्टर्स का मार्केट करेक्शन में 10% गिरा, तो उसमें स्मॉल कैप्स मिड कैप्स, अगर निफ्टी गिरा तो स्मॉल कैप मिड कैप शायद 15 से 20% गिर जाएंगे। तो वो एक अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से, और उन कंपनीज का जिनमें डेट नहीं है, मैनेजमेंट अच्छा है, डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट, ब्रांड, इनोवेशन सब अच्छा है, कैश फ्लो प्रॉपर है, तो वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए जिनको, और ये मार्केट अपॉर्चुनिटी आपको देता है। डोमेस्टिक थी बोली कोई सेक्टर नाम बताइए ना। तो देखिए, आप बिल्डिंग मटेरियल देख लीजिए, आप बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज देख लीजिए, क्योंकि अगर जीडीपी को ग्रो करना है, मैं कहता हूँ 6-7% भी ग्रो हो जीडीपी, तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री उससे डबल पे ग्रो करेगी। पर उसमें भी मैं इस टाइम पे वो लार्ज कैप्स नहीं लूंगा, मैं लूंगा तो छोटे बैंक्स जो रीएमर्ज हो रहे हैं, मैनेजमेंट चेंज हुए हैं जिन बैंक्स में, तो वो बैंक्स ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, बड़े बैंक्स को टक्कर दे रहे हैं रिटेल में, कॉर्पोरेट में, उन पे मैं फोकस करूंगा। बिल्डिंग मटेरियल में जैसे प्लाईबोर्ड है, टाइल्स हैं, पेंट है, ये एक इंडस्ट्री है जो इंडिया में कॉन्स्टेंटली ये चलेगी, थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगी रॉ मटेरियल प्राइसेस की वजह से, पर उसको आप छोड़ दें तो एक डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा है और बढ़ रहा है कि उसमें आपको डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी हमेशा दिखती रहेगी। हेल्थ केयर एक दूसरा स्पेस है जिसमें हेल्थ केयर कॉस्ट भी बढ़ रही हैं, क्योंकि नॉन इलास्टिक है वो, अगर आपको अस्पताल में जाना है तो आपको जाना है, तो उस टाइम पे आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं डॉक्टर से, या दवाई की जो है कॉस्ट आप चेंज नहीं कर सकते मैंने हैं। सुना आजकल लोन मिलने लगा है। बिल्कुल सर, फिनटेक कंपनीज दे रही हैं कि आप भर्ती हो जाइए, हम EMI अस्पताल में बैठे रहते हैं, बिल्कुल आप गए और आपका मान लीजिए आजकल अस्पतालों में पैकेज चलता है, हाँ आपको कुछ पैकेज ये है सर, पैकेज डील, उसके अंदर खाना पीना रहना और वो सब है ना। बिल्कुल, तो आपको 1 लाख आपके का, अटेंडेंट का भी, हाँ वो 1 लाख का पैकेज बता दिया, आप 1 लाख रुपए लोन लीजिए ना, इधर इधर कंपनी बैठी है वो लोन देगी। मतलब मुझे हंसी आ रही है, लेकिन ये सोचिए उस विषम परिस्थिति में जब आप मेंटली एकदम परेशान है, हाँ तो आप नेगोशिएट भी नहीं करेंगे, आपको तो जो दिख रहा है, बिल्कुल जान बचानी है सर, जान बचानी देते, लोन ही दे दो यार, मतलब ये देखिए आप विडंबना है ये सब। तो पर वही है, लोकल जो है बिजनेसमैन वो ढूंढ लेते हैं हर मौका जो पैसे बनाने का, तो वो अच्छी बात भी हमारे देश की कि कोई मौका नहीं छोड़ रहा है, जो जहाँ पे जिसको मिल रहा है मौका वो लगा हुआ है बिजनेस करने में। तो ये मुझे लगता है ये स्मॉल कैप मिड कैप में मैं फ्रैंकली मैं तो खुश होऊंगा, क्योंकि जब भी हमको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, और कोविड के टाइम पे तो क्लासिक था, जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, 10% निफ्टी करेक्शन हुआ है, तो आपको लेना चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप्स। अच्छा, मैं अपने बारे में डिस्क्लोज दूं, मैं तो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में, लेकिन जब मार्केट बहुत तेजी से गिरता ना, लिटरली मुझे बहुत खुशी होती है। इसलिए नहीं कि मार्केट गिरा, इसलिए कि मेरे करोड़ों दोस्तों को एंट्री का मौका मिलेगा। बिल्कुल, वरना जब तेजी के मार्केट जा रहा, तो आप लेफ्ट आउट फील करते हो हमेशा, देख देख के कुड़ते रहते हो, अरे यार चूक गए। तो जिस दिन गिरा वो आपके सेलिब्रेशन का टाइम है। मैंने एक लोगों को बताया, तो उन्होंने कहा अरे आप नेगेटिव सोच वाले आदमी हो, पर आप एक्चुअली बुल हैं। मैंने कहा मैं तो इतना था सोच के चल लूं कि गिरे तो मैं एंट्री लूं। बिल्कुल। तो सुनील सर, मान लीजिए गिरेगा मार्केट, मान लिया डिस्काउंट दे दिया 10% और निफ्टी गिराइए 10%, आप ऐसी परिस्थिति में हमको 3 साल 5 साल या जिसका जो है उसके लिए स्टॉक खरीदने हैं, तो वो क्या सेक्टर्स में खरीद सकता है, क्या थीम आपके दिमाग में आ सकती है? जैसे मुझे लगता है कि आईटी पे आपको कमेंट करना चाहिए। आईटी उसमें सबसे हेटेड सेक्टर है, कोई पसंद नहीं कर रहा, जिसको देखो वही बुराई कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है आईटी। क्या आईटी 5 साल तक ऐसे रहेगा क्या? ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, मैं सहमत हूँ जो अभय जी ने ब्रॉडली कहा कि एक डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये मनीष जी ने कहा कि सॉफ्ट रिसेशन बट शायद हार्ड रिसेशन में बदल सकता है। तो मेरे लिए एक एक्सटर्नल ओरिएंटेड सेक्टर, यानी जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं या इसकी प्राइसेस इंटरनेशनल डिमांड की ओर
डिटरमिन होते हैं, राइट? उससे थोड़ा दूर रहने से, वॉलेटिलिटी से आप दूर रह सकते हैं, सो डोमेस्टिक ओरिएंटेशन। पर सेकंड चीज जो उन्होंने कहा कि लार्ज कैप को अवॉइड करो, उससे मैं सहमत नहीं हूं। मेरे लिए एक मल्टी कैप, क्योंकि लार्ज कैप के अंदर भी डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनीज एंड सेक्टर्स है, और मेरे लिए चुनने के लिए एक है जो ग्रोथ ओरिएंटेड है, यानी आपको ग्रोथ कंसिस्टेंटली दिख रहा है, जैसे बैंकिंग में दिख रहा है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की बढ़त के साथ बैंकिंग की बढ़त होगी। तो बैंकिंग सेक्टर के नंबर्स, टॉप लाइन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये सब मैं बढ़ते हुए देख रहा हूँ। मार्केट को भी पता भी है, तो वैल्यूएशन में वो शामिल भी हो जाएगा। तो बैंकिंग इज अ सेफ बाय फ्रॉम अ 3 to 5 ईयर पर्सपेक्टिव, राइट? सेकेंड इज, मैं कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने बिल्डिंग मटेरियल्स की, मैं कहूंगा कि जो क्या होने वाला है इंडिया में ये होने वाला है कि शायद इस बजट में भी, क्योंकि इनकम अच्छी आई है, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश होगा, और एक बहुत बड़ा पीएलआई के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर होगा। तो कैपिटल गुड्स सेक्टर, सीमेंट, स्टील, इंडस्ट्रियल्स, बिल्डिंग मटेरियल, ये सब ब्रॉड रेंज में मेरे को इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ एक कैपेक्स ड्रिवन साइकिल होगी। तो मेरे लिए वहां पे क्या होगा कि वैल्यूएशंस अर्निंग्स के पहले ऑर्डर बुक के बेसिस पे बढ़ जाएगी, तो आपको महंगी दिखेगी मगर रिटर्न भी उससे ही बनेगी। तो वो एक, मैं ब्रॉड इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट स्पेस, कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स, ये सब, उस पे भी मैं कहूंगा कि 3 से 5 साल में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, राइट? तीसरी बात है जो मैं कहूंगा कि थोड़ी डिले से रिटर्न आएगी, वो होगी डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उसके कारण पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी, फिर आपको डिस्क्रिशनरी का डिमांड भी जबरदस्त बढ़ेगा। तो इधर 12-18 मंथ डिले मैं देख रहा हूं कि एक स्ट्रॉन्ग बूम इन डिस्क्रिशनरी आ सकता है। तो एक थोड़ा पेशेंस चाहिए आपको। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में मैं शामिल करूंगा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो सेक्टर, और उसके साथ हाउसिंग रिलेटेड सेक्टर को भी। तो ये होगी मेरे लिए पिक्स। मगर मैं ये बात भी कहूंगा कि आपको वैल्यूएशन के तौर पर आप देखेंगे तो लार्ज कैप को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी करेक्शन आपको निफ्टी में हो रहा है, अल्टीमेटली मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि एक फॉरेन फ्लो वापस इंडिया की ओर जबरदस्त आएगी, और वो जो खरीदेंगे तब उसको हम आज खरीदेंगे तो पैसा हमारे लिए बन सकता है। तो एक ध्यान हमें रखना चाहिए कि एफआईएस की वापसी कब होगी, तो होगी तो कौन से सेक्टर में होगी। तो आईटी का नाम इसीलिए मैं ले रहा हूं कि आईटी में इतना करेक्शन हुआ है, आपने भी जिक्र किया, तो डेफिनेटली फॉरेनर्स जब रिटर्न होते हैं, आईटी उनके लिए टॉप पिक होता है, क्योंकि वो उस बिजनेस को समझते हैं, क्योंकि उसके बाइंग कंपनीज उनके इन्वेस्टिंग कंपनीज है, उनके अमेरिका में जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन है वही आईटी सर्विसेज खरीदती हैं, तो वो समझते हैं वो बिजनेस को। तो आज जो गिरावट आया है क्योंकि रिसेशन का एक डर, बट उसके कारण आप देखेंगे सेफ्टी की जब वो एलोकेशन करते हैं इंडिया में, तो जरूर आईटी वापस शामिल होगी। तो मेरे को ये टाइम लगता है कि इस साल के अंदर ही आईटी में वापस आपको रिकवरी दिखेगी। तो उस मायने से आपको थोड़ा, मेरे को आईटी में भी गुड क्वालिटी कंपनीज को अक्वायर करना धीरे धीरे अच्छी बात होगी। इस साल के एंड तक मैं समझ रहा हूं कि कुछ डिसेंट रिटर्न्स बनने की आशा रख सकते हैं, और अगले 2-3 साल में नेचुरली एफआई बाइंग के साथ एक आईटी सेक्टर का रिटर्न भी अच्छा होगा, प्योरली बिकॉज ऑफ एफआई बाइंग, कुछ और चीज की जरूरत नहीं है जी। वैसे तो मनीष जी डेट के पक्षधर, लेकिन मान लीजिए आपके फार्म हाउस में आपको एक खजाना मिल जाए मनीष जी, और मैं आपसे कहूँ कि अब देखिए तो मिल ही गया, तो आप इसको इक्विटी में लगा दीजिए, तो आप कहाँ लगाएंगे? नहीं, मैं डेट का पक्षधर नहीं हूँ। नहीं, मैंने ऐसा ही बोला। छोटी सी अंडरवेट और ओवरवेट फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ, बिकॉज क्या है, अमूमन हर आदमी जो है वो 100% न तो डेट में रहता है ना इक्विटी। तो आप बैलेंसिंग क्या करना है, आज की बात के बाद में हम 3 लोगों को सुनकर के जूरी क्या है, तो मेरे ख्याल से जूरी ये है कि अंडरवेट थोड़ा सा इक्विटी होना चाहिए। आप 60 पे थे तो शायद 50 पे रहे। दूसरी बात है, यहाँ पे क्योंकि जूरी है तो मैं सुनील जी के साथ हूँ, और अभय को माइनॉरिटाइज करना चाहता हूँ कि आप लार्ज कैप और डाइवर्सिफाइड में प्लेस करें अपनी बेट्स वर्सेस मिड और स्मॉल कैप में, बिकॉज वहाँ फंडामेंटल भी स्ट्रेस है, क्योंकि जब रेट्स बहुत टाइट होती हैं और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ काफी तेजी से गिरेगी, तो ये स्मॉल कैप के लिए बड़ा श्रिंक होता है स्पेस, और खास करके म्यूचुअल फंड के अंदर फ्लो अगर स्लो होते हैं तो वो इट्स वेरी बैड फॉर स्मॉल कैप। तो इसलिए लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड वर्सेस स्मॉल कैप। सेक्टर बताइए, सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लास्ट पॉइंट, सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहती मेरे ख्याल से। आईटी जो है यूएस रेट्स का प्रॉक्सी है, और कमोडिटी जो एक चाइना की रीओपनिंग का प्रॉक्सी है। ये दोनों काफी हेटेड सेक्टर हैं, और मेरे ख्याल से 2023 के अंदर दे विल डू बेटर देन मोस्ट अदर सेक्टर्स।
तो मेटल और आईटी। अब एक लास्ट क्वेश्चन, समय कम है, बजाज फाइनेंस क्यों गिरा भाई? सर बहुत महंगा स्टॉक है। जब हमने शुरुआत की थी डिस्कशन की कि इन्वेस्टमेंट करें कैसे करें, तो एक तो अच्छी कंपनी, दूसरा वैल्यूएशन। अच्छी कंपनी है बजाज फाइनेंस, कोई डाउट नहीं है, पर वैल्यूएशन इतना स्ट्रेस्ड है। और इस मार्केट में जब एफपीआई अगर बेच रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि क्या बेच दूं। तो इस समय अगर आप एक ऐसा उनको आउटकम बता रहे हैं अपना बिजनेस का जो कि लोअर एंड पे है एक्सपेक्टेशन पे, तो बड़ा इजी टारगेट बन जाता है उसको बेचना। और अभी भी आप देखें तो 8 टाइम की बुक वैल्यू से उसका मल्टीपल गिर के आया है बजाज फाइनेंस का 6 टाइम के करीब फॉरवर्ड पे। और 6 टाइम भी मेरे ख्याल से बहुत महंगा है, क्योंकि बैंक्स हैं, अच्छे बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, जो कि उससे आधे से भी कम मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के एनवायरनमेंट में थोड़ा एलोकेशन शिफ्ट होगा बजाज फाइनेंस से टू लार्जर बैंक्स विद इन द सेम सेक्टर, सेम इंडस्ट्री। तो उसकी वजह से मुझे लगता है ये बजाज फाइनेंस का जो प्राइस करेक्शन है ये थोड़े समय तक रहेगा, जब तक बजाज फाइनेंस आके एक नेक्स्ट क्वार्टर या उसके क्वार्टर के बाद एक बेटर फोरकास्ट। सीरियस बात तो नहीं है? नहीं, जो पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन है उससे मुझे तो नहीं लगता कि कोई सीरियस बात है। आपको ज्यादा जानकारी है मुझसे। देखिए मैं आ रहा हूँ मनीष जी, आ रहा हूँ। 6700 का हाई लगा के अभी 5900 आ गया। तो अच्छा मनीष जी, कोई सीरियस बात है क्या? क्यों गिरा इतना? सीरियस बात है, हाँ बताइए क्या? तो बात यह है कि देश के अंदर कुल मिला के 28-29 करोड़ हाउस होल्ड हैं। हाँ, बजाज फाइनेंस 5 करोड़ लोगों के पास पहुंच चुका है। हाँ, करीबन 15-17% कैचमेंट एरिया में आ चुका है। हाँ, इस देश के अंदर सिर्फ 7.5% लोगों के पास में कार है और 12-13% लोगों के पास में एसी है। हाँ। जिस और कूलर मिला करके जो है 17-18% लोगों के, तो जिस आदमी के पास में कूलर तक है भयंकर गर्मी में, वहां तक बजाज फाइनेंस पहुंच चुका है। तो जो ये जो ब्लू स्काई वाला जो तेजी के अंदर लोग करते हैं वो हमेशा गलती करते हैं, क्योंकि ब्लू स्काई पिछले 30 सालों में वो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है हमारे देश में कि नहीं है ब्लू स्काई। एक कैचमेंट एरिया लिमिटेड है। उन 28-30 करोड़ में से हमारा कैचमेंट एरिया शायद 6-7 करोड़ लोग ही हैं, 30 करोड़ लोग नहीं है, 6-7 करोड़ फैमिलीज ही हैं। तो वो शायद बजाज फाइनेंस उस सीलिंग के आसपास में हिट कर रहा है ऑलरेडी। तो वो सीरियस बात है। सुनील जी, आप कमेंट करना चाहेंगे? चूंकि इंडिविजुअल स्टॉक है, आप नहीं करेंगे ना? अच्छा, इसमें ये देखो, ये जो बात मनीष जी ने कही ना, ये फिर घूम फिर के वही के शेप पे पहुंचती है कि वही एक छोटा सा एरिया घुमा फिरा के वहीं सब कुछ हो रहा है। ऐसा चल रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल चल रहा है। आई थिंक देश में मतलब पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, वो हम देख रहे हैं, पर एक बहुत बड़ा तबका है, अब बात कर रहे थे हम पहले, जो रूरल एरिया, एकदम रूरल एरिया है, वो तो अभी भी स्ट्रेस में है। आपको ही मान लो एक खजाना मिल जाए, हाँ, तो आप बजाज फाइनेंस किस भाव में खरीदोगे? मैं वेट करूंगा शायद, मतलब बड़ा मुश्किल सवाल है। महंगा लग रहा है ना? तो महंगा, बहुत महंगा, मैं नहीं खरीद सकता। मेरे फ्रेमवर्क में फिट नहीं होता है, कभी नहीं हुआ। पर कंपनी अच्छी है और जितना उन्होंने काम किया है, इतना बड़ा कैचमेंट एरिया बना है। पर मनीष की बात ठीक है, अब आई थिंक वेट करना पड़ेगा मार्केट को ये देखने के लिए कि जिस कैचमेंट में पहुंच गए हैं उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। हाँ, उसको ग्रो करे कैसे, और प्लस न्यू एक्विजिशन कैसे करे, वो मॉडल अभी एक्चुअली एक चैलेंज ये भी है कि जो पाई की हम लोग बात करते हैं ना कि थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, वो एक्चुअली उस रफ्तार से उतनी तेजी से बड़ी नहीं हो रही जितनी हमको लगती है। वो मनीष की बात सही है कि वो कुछ जगहों पे स्टक हो गई है, उसको एक्सपैंड होना चाहिए तेजी से, तब तो फिर सबके लिए गुंजाइश बनेगी। अदरवाइज फिर वही घूम फिर के ना कि एक बार मुझसे ले लो, एक बार उनसे ले लो, फिर एक बार मुझसे ले लो, कितनी बार लेंगे आप? तो देखते हैं। हालांकि रसल नेपियर का एक बहुत अच्छा लेख है ऑफशोर नियर शोरिंग पे कैपेक्स बूम आएगा, इस पर हम लोग किसी ने चर्चा करेंगे, आप लोग पढ़ चुके होंगे इसको। तो आज के लिए मैं सर इतना ही रखता हूँ, और कई सारे विषय जो आप लोगों के दिमाग में इस समय चलते रहते हैं उसको बहुत क्रिटिकली मैं एग्जामिन करता हूँ। इसमें ऐसा नहीं कि मनीष जी एंटाई है किसी चीज़ के या सुनील जी किसी चीज़ के बहुत फेवरेट है। हम लोग की कोशिश ये होती है कि जो आपके दिमाग में इस समय चल रहा है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं कि इसका मतलब क्या है, जिससे आपको डिसीजन लेने में मदद हो। तो इस हफ्ते की पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर से हम लोग जुड़ेंगे और जो बड़े बड़े नए इश्यूज हमारे सामने आएंगे इक्विटीज से रिलेटेड, उस पर हम लोग एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय करिए, मूवी देखिए, खाइए पीजिए और हेल्थ का ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।